जनाब समा सारे के सारे मामलात हाईलाइट करता है, सारे के सारे मामलात को रखता है। अब मैं अगर मुर्तज़ा वहाब साहब और दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। कोरोना के पहले दिन से लेकर अब तक, सीएम सिंध के पहले अहकामात से लेकर अब तक जितना ज़्यादा ठीक रिपोर्टिंग इस प्लेटफॉर्म से हुई है, नया दिन से हुई है, किसी दूसरे ने आप लोगों को आपकी बात को समझकर और सही तौर पर आगे बढ़ाया हो, मुर्तज़ा वहाब साहब ज़रूर टीम नया दिन को बताइएगा, ज़रूर हमें बताइएगा। आप जो कहते हैं हम उसको बिल्कुल वैसे ही नशर करते हैं, उसको कुक नहीं करते, उसको कोई और कलर नहीं देते। जैसी बात आप बताते हैं हम अपने अवाम तक वही राय पहुंचाते हैं। आप जो बेहतर काम करते हैं, मैं हूं या शोएब हो, टीम नया दिन पूरी बात करती है और हम आपको बताते हैं, हम दूसरे लोगों को बताते हैं कि इन्होंने ये बरवक्त इक़दाम किए। आप फैसिलिटीज़ की बात करें, आप इशूज़ को रियलाइज़ करें, आप उनको रिजॉल्व करें। नया दिन ने कभी भी कोई खबर रोकी नहीं है, हमने तो पूरी की पूरी बात बताई है, जैसी थी वैसी बताई है। और किरण, जहां अप्रिशिएट करना था वहां अप्रिशिएट किया। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले सिंध में स्टार्ट हुई, हमने उसको अप्रिशिएट किया, हम खुद वहां पर गए। और इसके साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कि समा को सिर्फ सिंध नजर आता है तो मुर्तज़ा वहाब साहब आपको बता देंगे बुध को हमने पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बात की, जुमेरात को हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बात की थी, लेकिन आपको वो नजर नहीं आता। जब सवाल आपसे आपकी कारकर्दगी का होता है तो उसका जवाब देने के बजाय आप ये कहते हैं कि समा को सिर्फ सिंध नजर आता है। समा को सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित सब नजर आता है, पूरा पाकिस्तान नजर आता है। और जैसे हमने आपको बता भी दी ना कि हमने पंजाब की बात की थी और फिर हमने सिंध की बात की थी, तो दीगर सूबे भी हैं। आने वाले दिनों में बस कुछ टाइम निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, थोड़ा सवेरे सवेरे जाग के हम दीगर सूबों के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा किरण, चलिए अब सिंध की बात हो ही गई है, सिंध की बात हो ही गई है, तो मैं आपको ये दिखा दूं एक दफा दोबारा से कि जब आप कहते हैं कि समा को सिर्फ सिंध नजर आता है, जब अच्छा काम हो नजर आता है और जब काम अच्छा ना हो तो भी नजर आता है। एनीवेज आपको हम इस वक्त वो विजुअल्स दिखा रहे हैं कि जब हम खुद गए थे हमने देखा था कि ड्राइव थ्रू फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक नंबर पे आप कॉल कीजिए, सिम्टम्स बताइए, रीजन बताइए, विद इन 24 आवर्स आपको कॉल की जाएगी, आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। आप गाड़ी में जाएं, बाइक पर जाएं, रिक्शे पर जाएं, आपका टेस्ट होगा, विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिजल्ट आएगा। इतना हमने इसको अप्रिशिएट किया और जाहिर है खुद गए थे आप, खुद गए थे हम, और पूरे पाकिस्तान में पहली एग्जांपल सेट की थी इन्होंने। जाहिर है उसको प्राइवेट एग्जांपल्स तो आई, बट गवर्नमेंट फैसिलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी, दिस वाज वन ऑफ द काइंड वन, तो हमने इसको अप्रिशिएट किया। मुर्तज़ा वहाब साहब ऐसी बात तो ना कीजिए, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें हमेशा आपसे बात करके भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि समा को सिर्फ सिंध नजर आता है बाकी सूबे ने, तो ये बात बहरहाल गलत है। और ये तो कोई जवाब वैसे भी नहीं है। अगर आपसे सवाल किया जाए और आप कहें फला 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 को देखिए, फिर मुझसे पूछिए, जवाब वैसे भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल आजकल एक सवाल और एक जवाब खासा इन है, वो क्या है जी? अगर किसी पीपल्स पार्टी रहनुमा से ये पूछा जाए हेल्पलाइन का नंबर याद है, सवाल इन है और जवाब जो है ना वो भी बता देती हूँ, मुझे याद नहीं क्या था, मैं ज़रा ध्यान देके एक बार फिर बताऊँ। यही कुछ हुआ है। वज़ीर सेहत हो, शैला रज़ा हो, इम्तियाज़ शेख हो, हर बार पीपल्स पार्टी बोलती है कि अस्पतालों में इतने बेड्स, इतने वेंट्स मौजूद हैं, इतने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, मैकेनिज़्म बन गया है, बन रहा है, बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना, क्योंकि आपसे लोग मिलते होंगे या राबिता करते होंगे तो आपको तो बताना चाहिए ना कि हेल्पलाइन नंबर क्या है। ये तो सबसे पहली बात है, नंबर याद नहीं है। ये किस तरह का मामला है? ये कोताही है, कमी है, गफलत है, क्या है? हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप? ये बताइएगा, हेल्पलाइन का नंबर याद रखना इतना मुश्किल है? थैंक यू सो मच किरण। देखिए मैं सारा सुन रही थी आपका जो भी आप माशाल्लाह पूरे उसका बता रही थी डिटेल, और इससे पहले भी समा बहुत गहरी नज़र रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कोई समा पे हूँ तो इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा देखकर वहाँ से बहुत सारे ऐसे नंबर्स लेती हूँ जो हमें बहुत आसानी होती है आगे के लिए, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब सिर्फ हेल्पलाइन का नंबर अगर आपको याद नहीं है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप आकर अगर किसी चैनल को बता रहे हैं या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस दौरान अगर कोई सहाफ़ी, तो आपको इसी से हमें पता चलता है किरण, इसी से ही तो आवाम समझती है कि जो वज़ीर सामने बैठा है वो कितना तैयार होके आया है और उसके पास कितनी रिसर्च की हुई है और वाकई वो
काम कर रहा है, वाकई वो काम कर रहा है कि अगर हेल्पलाइन का नंबर आपको नहीं पता तो फिर आप पूरी सिंध की आवाम को क्या बताएंगे, क्या आप उनको अपडेट करेंगे कोरोना के हवाले से, किस तरह की चीजें आप उनको नुसरत साहिबा, ये चलिए मैं मान लेता हूं कि उन्हें हेल्पलाइन का नंबर याद नहीं होगा, 1 को याद नहीं है, 2 को याद नहीं, 3 को याद नहीं, चलिए मैंने मान लिया। लेकिन मुझे ये बताएं, वजीर सेहत हों और वो वेंटिलेटर से मुतालिक भी गलत इरादो शुमार दे दें, वजीर सेहत हों और वो डेथ रेशो से मुतालिक भी गलत बात कर दें, यानी कोई एक बात तो ठीक हो, कोई एक बात की तो तैयारी हो इनकी। बस यही बात है कि जब हम पूछें, इनसे सवाल पूछें तो कहते हैं कि आपको सिंध ही क्यों नज़र आता है, आपको दूसरे सूबे क्यों नहीं। हालांकि मैंने खुद देखा है कि दूसरे सूबों पर भी आपकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च वाली रिपोर्ट आ चुकी है। अब आइए कि वज़ीर सेहत जो हमारी माशाल्लाह अज़रा पेचियो साहिबा, जिनकी एक खूबी तो ये है कि वो इस सीट पर इसलिए बरजमान हैं अभी तक क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, ये इनको इसके क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। अब अगर उनसे आदादो शुमार जो पूछे जाएं उनमें, और बकाया जो मुशीर वज़ीर आकर बार बार, जिनका टेक्निकली हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई दूर का ही वास्ता नहीं है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। चलो भाई आप तो वैसे ही गलत हैं, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर साहिबा आप तो कम अज़ कम ऐसी रिपोर्ट दें, ऐसे आदादो शुमार हमें दें जिससे हम आप पर आंख बंद कर यकीन कर लें कि ये हेल्थ मिनिस्टर है हमारी माई बाप है, ये जो कहेंगी वो सही कहेंगी। नुसरत सर अब्बासी साहब, इसीलिए गुस्सा आ गया था आपको, पिछले दिनों मैंने दिखा था आपने अच्छी खासी तनकीद की थी। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, बिलीव मी, आप पूरा रिकॉर्ड मेरा निकालें असेंबली का। मैंने तो कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि सिंध असेंबली में आप उर्दू या सिंधी में तकरीर करें ताकि मेरी सिंध का गांव गोट का जो घर में किसान, मेरी अम्मा जो बैठी हुई है किसी गांव गोट में घर में, वो इंतजार कर रही है मेरी हेल्थ मिनिस्टर कुछ बताएगी हेल्थ के हवाले से, कोरोना के हवाले से। अगर वो इंग्लिश में आप अंग्रेजी में बताकर अंग्रेजों को खुश करें या किसी पता नहीं किसको, सिंथिया है कौन है, किसको बताना चाह रही, तो ये चीज हमारे सिंध की आवाम जो जिसकी तालीम का मयार आपने ये कर दिया है कि वहाँ आधे से ज्यादा चीटिंग होती है, और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका जो स्टैंडर्ड आपने रख दिया, तो बच्चों का बहुत बुरा हाल है तालीम के हवाले से। तो किस तरह आप ये आदादो शुमार, तो मैं स्टूपिड कहलाई, आप स्टूपिड हैं, तो भाई ठीक है, हम स्टूपिड ही सही, हमें ये भी मंजूर है, लेकिन खुदा का वास्ता है हमें सही तरीके से अपडेट करें, इस तरह के गोरख धंधों में ना डालें कि कल को हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो रोए। ये बताएं कि ये तो बड़ा आसान है किसी को भी कह देना, लेकिन ये किस कदर अक्लमंदाना बात है कि हेल्पलाइन का नंबर तो याद नहीं है, चलिए छोड़िए, लेकिन ऐसे में कि जब एक आम आदमी कोविड के कितने पेशेंट्स जो है ना वो आज रिपोर्ट हुए, कितने एक्टिव केसेस थे, वो ये सब कुछ याद रखे हुआ है, ऐसे में अगर मुतल्लिका लोग उनको ही ये ना पता हो कि बेड्स के नंबर कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, अचानक से तादाद बढ़ गई तो कैसे बढ़ गई, उनके पास विफाक से आए थे तो वो गए कहाँ, ये क्या है, ये नालायकी नहीं तो क्या है? किरण, कल मैं देख रही थी समा की जो चल रही थी रिपोर्ट, और बिलीव में जो मुर्तज़ा वहाब से पूछा जा रहा था, क्योंकि वो बहुत अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ और एक्टिव हूँ, ऐसे होने समझने से नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकली। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कितने वेंटिलेटर्स थे, आपके आदादो शुमार में फ़र्क है, और आप गलत बता रहे हैं, इतने बेड्स बता दें। अच्छा, तो वो जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं गालिबन इतने बेड हैं, गालिबन इतने होंगे, मैं मालूम करके बता दूंगा, गालिबन इतने वेंटिलेटर होंगे। भाई अगर आपको नहीं पता गालिबन तैयारी है तो क्यों आते हैं स्क्रीन के सामने, क्यों आते हैं आप मीडिया के सामने? और फिर आप लोगों के अलावा कोई है ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आता। आप लोगों को 4 लोगों को टास्क मिला हुआ है। और दूसरी बात किरण, बड़ी बात है, मैं तो कल ये न्यूज सुनकर ही मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। ओ माय गॉड, 3 महीने तक एक सेक्रेटरी हेल्थ काम करता रहा, मतलब 3 महीने तक आप उससे काम लेते रहे, उसको सारी डिटेल पता है, उसको सब पता है, लाजमी है 3 महीने उसने काम किया तो उसने कुछ सीखा होगा। अब ऐसा क्या हो गया कि फौरी तौर पर उसको हटाकर आप काजिम जतोई को ले आए? अब वो क्या आगे जाकर 3 महीने का पिछला वो पहले ब्रीफिंग लेगा, उसके बाद वो इसको यार करके रख रहे हो। हम आपसे जब आईजी के बारे में बात करते थे तो आप कहते थे कलीम इमाम में कैपेबिलिटी नहीं है, जराइम बढ़ गए इसलिए हटा रहे हैं। चलो हटा दिया आपने, फिर आपने दूसरे आईजी को ले आया, तो आज मेरे कराची से लेकर कश्मीर तक कितने लोग लुट रहे हैं, कितना क्राइम हो गया। शिकारपुर में तो देखे तो सिविल अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये कौन सी मंतक है? जब पूछते हैं तो आप कहते हैं कि सिंधी नजर आता है आपको।
अच्छा, प्रॉब्लम दो तरह की है नुसरत साहिबा, प्रॉब्लम दो तरह की है। एक तो ये कि होमवर्क बिल्कुल कच्चा जब आप बात करने के लिए आए, दूसरे ये कि आपको तो सबसे पहले रियलाइजेशन थी कि अगर कोरोना आ गया तो इसको भगाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप कह रहे हैं हम दिन रात काम कर रहे हैं, तो फिर अगर चलते फिरते किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया तो फिर आप गालिबन ये कहेंगे ये कितना तकलीफ दे। दूसरी ये कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा कहती आई है कि ऑपोजिशन का किरदार अहम होता है, ऑपोजिशन की जो तनकीद होती है वो हुकूमत के लिए बड़ी गाइडलाइन होती है। आप इतना कुछ बताती हैं, इतना कुछ कह जाती हैं, दीगर ऑपोजिशन रहनुमा होते हैं वो इतना कुछ कह जाते हैं, हेल्प लेनी नहीं है, पीपल्स पार्टी को ऐसे ही चला रहे हैं जैसे सब कुछ चल रहा है। देखिए जी, किरण आप भी जानती, मैं भी जानती हूँ कि जब किसी भी हुकूमत को मुसलसल तीसरा टेन्योर हो तो फिर उनसे सवाल बनता है और उनको जवाब देना उनके लिए लाजमी हो जाता है कि एक नहीं, दो नहीं, 3, 15 साल मुसलसल आपकी चलेगी हुकूमत, अभी कुछ बाकी रहते हैं, तो आपसे सवाल बनता है कि खरबों का बजट और फिर आप जवाब ना दे पाएं, और फिजिकली अगर जाएं आप उन जगहों पर तो इधर खरबों रखे हुए हेल्थ में, और अगर प्रैक्टिकल देखें तो जीरो। अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो आप कहाँ बैठे, मतलब आप कहते हैं दिन रात काम कर रहे हैं, तो क्या दिन रात काम कैलकुलेटर पर कर रहे हैं? दिन रात काम कर रहे हो तो नजर तो आए नुसरत साहिबा। फिर आप नहीं बताएं, फिर आप आदाद शुमार नहीं बताएं कि गालिबन इतने बेड होंगे, क्योंकि आप कौन से हॉस्पिटल में गए, आपने किस जगह जाकर ये बेड गिने और फिर आकर बताएं। आप कराची की ऑफिस में बैठे, कराची के ठंडे ऑफिस में, आप कराची से कश्मीर तक कहीं नहीं गए, कोई मिनिस्टर नहीं गया, 4 मिनिस्टर, 1 सीएम बैठा हुआ यहाँ हमें पूरी दुनिया के हवाले देते हैं, WHO के हमारी तारीफ की बातें करेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिकल पूछो तो आए बाएं शायद तो फिर गालिबन। नुसरत साहिबा, क्योंकि आपने हॉस्पिटल की बात भी की, क्योंकि कल हलीम आदिल शेख साहब ने कहा था कि वेंटिलेटर हुकूमत ठेके पर दे रही है, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है, आप इस मामले को उठाएंगे ऐवान में कि मालूम हो वेंटिलेटर कितने आए और कहां गए? मैं आपको बताऊं, इन्होंने पूरी सिंधी ठेके पे दी हुई है। वेंटिलेटर की तो बात वाकई इसमें वजन भी होगा, कौन सा इदारा है जो इन्होंने प्राइवेट करके नहीं दे दिया, ठेके पे नहीं दे दिया, क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं ना, इनके अपने बहुत प्यारे प्यारे होते हैं जो इनको कमा कमा कर कमीशन दे रहे होते हैं, तो वो चीज़ ये कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरी हेल्थ कमीशन की जो बात आप लोगों ने उठाई, मैंने तो नोट कर लिया, इंशाल्लाह असेंबली में इस पे भी बात होगी, हम भी फिर फॉलो अप जरूर लेंगे इसका। खुद मुख्तार है, थैंक यू, खुद मुख्तार है और उसके पे हमारे नहीं चल सकते। थैंक यू सो वेरी मच नुसरत सी, आप हमारे साथ थी और वो ये कह रही थी कि नया दिन का प्लेटफॉर्म जितने इश्यूज उठाएगा इसका फॉलो अप तो वो लाजमी लेंगे। और किरण, उन्होंने ये भी कहा कि जो हलीम आदिल शेख साहब ने एलिगेशन लगाई है उनको भी इस पे वेटेज नजर आती है। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। एक अहम सवाल किया जाता है और वो ये होता है कि हम कितना सीरियस हैं कोरोना को लेकर, क्या कोरोना वाकई हकीकत है या नहीं है, कितने फीसद पाकिस्तानी कोरोना को हकीकतन खतरा मानते हैं। हम आपको बताते हैं क्योंकि एक रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के मुताबिक 3%, सिर्फ 3% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इन देयर माइंड्स हैं कि कोरोना वाकई हकीकत है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कोरोना फैल रहा है और फैलता ही चला जा रहा है। और नहीं, ये 3% इनको मेरे ख्याल में ढूंढना ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा किरण, इस पर एक मैं, एक आप, एक आधा कोई और होगा, मुझे एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि किरण, ये जो डाटा है इस पर जब हम ये देखते हैं कि सैंपल साइज क्या है, तो वो सैंपल साइज पर कुछ सवाल जरूर उठेंगे। सैंपल साइज बहुत छोटा था। एनीवेज, गिलानी रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे से ये मालूम हुआ है कि हर 5 में से 4 यानी 83% पाकिस्तानियों के मुताबिक बुखार कोरोना वायरस की अलामत है, जबकि 74% लोगों के मुताबिक खुश्क खांसी कोरोना की अलामत है। अवामी आरा और समाजी रवैया, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शहरयार बुनेरी ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त पाकिस्तान में 1,25,000 कोरोना केसेस हैं और जाहिर है एक्चुअल फिगर इससे ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने टेस्टिंग उस तरीके से की नहीं जिस तरीके से हमें करनी चाहिए थी। अमवात भी हम देखते हैं कि 2,000 से ज़्यादा अमवात अब पाकिस्तान में हो चुके हैं और एट दिस पॉइंट सिर्फ 3% लोग इसको हकीकतन खतरा मान रहे हैं। सर, ये तो अलार्मिंग है कि कब हम समझ पाएंगे कि वाकई खतरा है, जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका है। पाकिस्तान में सिर्फ 3% अभी तक समझ रहे हैं कि कोरोना इज रियल। इसमें 2 चीजें आती हैं। इसमें एक चीज ये है कि जब ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन होती है जिस तरह हमारा कोरोना वायरस पेंडेमिक है, तो एक बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर है जो डिजीज की वजह से मतलब एनवायरनमेंट में आ गया। अब
द थिंग इज कि एक्चुअल एक रिस्क फैक्टर है वो एक अपनी जगह पे होता है और रिस्क परसेप्शन दूसरी जगह पे होता है। तो उसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज कोई डिजीज़ है जिसमें आपका रेट ऑफ इन्फेक्शन है 10%। अब लोग जो हैं वो दे कैन परसीव दैट रिस्क एज लेस दैन और मोर दैन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो टिपिकली क्या होता है कि जी जब भी ये पैंडेमिक टाइप सिचुएशन होती है और जब भी मतलब नंबर ऑफ केसेस आर लो एंड थिंग्स लाइक दैट, तो पीपल अंडर परसीव दैट परसेप्शन। उसका मतलब ये है कि पीपल असूम के द रिस्क इज लो एंड इट एक्चुअली इज। ठीक है, वो इस वजह से होता है क्योंकि देयर इज अ फिनोमेना दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमिज्म बायस, जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी हमारे लिए बेहतर होगी, हम शायद इम्यून हैं टू द डिज़ीज़, हमारे इर्द गिर्द किसी को अभी तक डिज़ीज़ अगर नहीं हुआ तो देन वी फील कि हम शायद ये डिज़ीज़ डजंट अप्लाई टू अस। अच्छा, अब उसको करेक्ट कैसे करना होता है, दैट इज़ अ क्रिटिकल इशू। ठीक है ना, क्योंकि अगर डिजीज आपके अराउंड इर्द गिर्द लोगों को नहीं हो रहा तो आप शायद ये असूम करेंगे कि जी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द डिजीज इज 0, मतलब कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजीज। तो देन पीपल हैव टू टेल यू, या इंफॉर्मेशन हैज टू कम फ्रॉम समवेयर दैट चेंजेस योर रिस्क परसेप्शन, राइट। अब इसके अंदर अगर एक अथॉरिटी है जो आप ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह आपके पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी रिस्क है, तो आप मानेंगे और उससे आपका रिस्क परसेप्शन फिर कैलिब्रेट होगा एंड देन यू विल टेक इट सीरियसली। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये जो आदाद शुमार है ना, इससे ये बड़े आराम से मालूम किया जा सकता है कि अवाम कोरोना की अलामात से मुतालिक भी क्लियर नहीं है, अंदाज़ों पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कम मालूमात आधी बात, दोनों परेशानी को बढ़ाती है। अब बताइए इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? सूरत हाल में देखिए, मैंने 1-2 पेपर्स भी इस टॉपिक पे लिखे हैं, एंड एक्चुअली एक किताब भी मैंने इसी टॉपिक पे लिखी है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग देनी है, राइट। मतलब आपने सुना होगा SOPs भी हैं, लेकिन उसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, वो कंफ्यूजिंग भी हैं, पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड देम। It has to be very very clear and very very consistent कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी जान खतरे में है। It has to be very very clear। अब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो बहुत क्लियर थे फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जिस तरह वॉशिंग योर हैंड्स। ठीक है, इस पे बहुत क्लियर गाइडलाइंस थी वेस्टर्न कंट्रीज में कि इफ़ यू डोंट डू दिस आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। या लॉकडाउन की भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी इट्स वेरी क्लियर गाइडलाइन। और बल्कि अगर लॉकडाउन पे भी बात करें, वो लॉकडाउन एग्जिस्ट भी इसलिए होता है क्योंकि जो अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, आप फील करते हैं कि आपकी पॉपुलेशन फॉलो नहीं कर सकती, तो देन आपको एक एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन लेना होता है टू इंश्योर कि पीपल्स लाइव्स आर सेफ। सही। डॉक्टर साहब, जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी राय पर असरअंदाज होता है, जो पॉलिसी साज हैं उनकी बात भी राय पर असरअंदाज होती है। आपको लगता है कोरोना के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जिस तरह की हम राय सुनते आए, और यही वजह है कि सिर्फ 3% पाकिस्तानी अभी इसे खतरा समझ रहे हैं, इसको रियल समझ रहे हैं? देखिए 3% तो अब वो पोल ने वो रिजल्ट दिया है। अब मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह देखनी है कि उन्होंने सैम्पलिंग कैसे की है, और वो भी इट्स अ स्नैप पोल, तो मतलब 3% इज डिफिकल्ट टू गेज, यू नो। इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिवनेस भी नहीं है। आपने देखा होगा मेल्स का प्रोपोर्शन इज मच हायर देन फीमेल्स का प्रोपोर्शन, व्हिच टेंड्स टू बी इन लाइन विद सर्वेज डन इन पाकिस्तान। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 3% इज वेरी वेरी लो, बट दैट बीइंग सेड, इट्स नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली the nature of the question is not quite clear। मतलब वो भी मैंने रिपोर्ट जो थोड़ी बहुत देखी है, उसमें सिर्फ
ये मुझे समझ आई कि पीपल आर अनश्योर। तो अनश्योर मीन्स लॉट्स ऑफ थिंग्स ना, मतलब कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसकी वजह से वो एक सही से ओपिनियन फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे। वो अब उनकी जो प्रोबेबिलिटी उनके दिमाग में है, कुड बी लोअर कुड बी हायर, इज नॉट एग्जैक्टली द सेम। दैट्स फाइन, दैट कैन हैपन। बल्कि अगर आप दूसरी कंट्रीज में भी पोल करें तो पीपल कैन हैव वेरी डिफरेंट perceptions as well. The main thing is कि जैसे भी आपके लोगों के perception होती है, उनको करना क्या है in the meantime is very very important and very very critical. उनको guidance क्या देनी है, that is very very important and that is very very critical, so that people are able to protect themselves. अब इस वायरस की 2-4 और प्रॉब्लम्स भी हैं। उसमें ये है, एक तो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं, मीनिंग कि वो लोग जिनमें बीमारी है लेकिन वो सिम्टम्स नहीं शो कर रहे, मतलब वो स्प्रेड कर रहे हैं बीमारी विदाउट एक्चुअली लुकिंग बीमार। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वो बीमारी की ऑनसेट भी डिलेड होती है, मतलब कि अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूं तो मुझे अप टू 2 वीक्स लग सकते हैं बीमार होने में। तो बिकॉज ऑफ दैट आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है अबाउट कि बीमारी क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो बहुत इरेगुलर है, ठीक है, और उसकी वजह से वो कैलिब्रेशन जो है वो इंटरप्ट हो रही है बार बार। सो द ओनली थिंग यू कैन डू टू कॉम्बैट दिस, अगेन जो वेस्टर्न ममालिक में होती हैं, जिसके अंदर अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्लियर गाइडलाइंस देती हैं, वो बोलते हैं कि यार आप चाहे किसी से इंटरेक्शन आपका ना हुआ हो जिसको बीमारी है, फिर भी आपको हो सकती है बीमारी, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। राइट, थैंक यू सो बीइंग विद अस टुडे डॉक्टर शहरयार साहब। कोरोना से मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ सर्वेज हैं जो हमने आपके सामने रखे थे। अब हम बात करते हैं कोरोना ने मुतासर तो यूँ सबको किया है, लेकिन इस चैलेंजिंग टाइम में बजट आना है, बजट भी मुतासर होगा। साल 2020-21 के लिए वफाकी बजट आज पेश होना है। कोरोना वायरस और दीगर मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए नए बजट में रिलीफ इक़दामात का ऐलान मुतवक्किल है, जिससे मुल्क में कारोबार और सनतों का पहिया दोबारा रवां रखने में मदद मिलेगी, मिलनी चाहिए। यही हमारी तरजीह होनी चाहिए। सवाल तो ये है अवाम का कि क्या रिलीफ मिलेगा या हर साल की तरह वही होगा जो होता है। मेरा सवाल ज़रा सा मुख्तलिफ होगा पहले, लेकिन फिर उसके बाद में आप ये वाला सवाल जरूर कर लीजिएगा ना। तो इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए अब हमारा साथ देंगे मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद। वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी बारी आएगी। आ गई ना। आम आदमी भी यही सोचता है हमारी बारी कब आएगी। ये मुझे बताइए, आजकल ये तनकीद बड़ी की जा रही है ना मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि कोरोना तो अब आया है, ये जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है कोरोना के से हालात चले ही जा रहे हैं। अगर हम इकॉनमी की बात करें, पहले तो इस पे कमेंट कीजिए कि वो सारे के सारे हालात से लेके अब तक, तो फिर बजट ऐसे ही आना था जैसा आ रहा है, या फिर कोरोना की वजह से थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया हुकूमत के लिए? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो कोरोना से पहले हालात थे ऑब्वियसली कोई इतने अच्छे नहीं थे। इकोनॉमी पे डाउनटर्न ही था। इकोनॉमी जो है हमारी स्क्वीज ही हो रही थी, यानी कि इकोनॉमी जो है श्रिंक ही हो रही थी और ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं थी। 2%, 2-2.5% एक्सपेक्टेड थी और मेरे ख्याल में 2-2.5% भी बिफोर कोरोना शायद ना आती, क्योंकि कॉटन में डिक्लाइन था, हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट में डिक्लाइन था। अब तो लोकस अटैक भी हुआ है और उससे पहले जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा, वो वैसे ही इम्पैक्ट हो रहा था और बैक टू बैक जो है नेगेटिव ग्रोथ उसमें आ रही थी। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा थे, अब अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और मतलब गिवन द सिचुएशन, और उसके साथ साथ जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। तो देखना ये होगा कि ये कोविड की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जी कोविड जो है उसने हमारी इकोनॉमी को और बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया को बर्बाद किया, इकोनॉमी वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। बट इसमें एक अपॉर्चुनिटी है ये कि आपकी एक तो वीकनेसेस इसमें कवर होती हैं, दूसरा ये कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि लोकल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, ताकि जो भी हम इंपोर्ट करते थे, क्योंकि देखें कोविड के बाद अब ट्रेड फ्लोज, आपके फाइनेंशियल फ्लोज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या उनकी शेयरिंग थोड़ी टफ होगी। शायद ट्रेड फ्लोज बहुत ज़्यादा ना होने से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रुक जाएं, हो सकता है क्योंकि ट्रैवल कम होगा काफ़ी अरसे तक। तो लगता ये है कि आपके यहाँ लोकल सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो।
फिर चाइना और जो यूएस की जो वॉर चल रही है, इन दोनों के दरमियान में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम उस पर कैपिटलाइज करें कि कैसे हम फैक्ट्रीज को इस तरफ ला सकते हैं, अपनी तरफ इंसेंटिवाइज करके इन्वेस्टर को ला सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि क्रिटिकल जो सप्लाई चेन होती है वो लोकली कैसे डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और जो है हमारे यहाँ हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो। तो देखिए बजट बड़ा क्रिटिकल होगा ये वाला जो आने वाला है। अच्छा देखिए, ये सारी बात अपनी जगह ना, हम ये ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं सारी की सारी, बावजूद इसके इस पे इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फूड चेन्स हैं अभी तक परेशान है। ये मैं ख़ास तौर पर जो लॉकडाउन है उस सब के बाद की बात कर रही हूँ ना, मैं उस सब के तनाजुर में बात कर रही हूँ। अभी भी जो फूड चेन्स हैं वो अभी भी प्लान कर रहे हैं कि हमको एहतजाज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे मामला बेहतर नहीं हो सकते, सीधे नहीं हो सकते। अगर हम दूसरी साइड पर देखते हैं, आपने ख़ुद भी कहा कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ भी इस सारी सिचुएशन में काम करना मुश्किल हुआ चला जा रहा है। तो अब वो जो रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है लोगों की तरफ से वो देना भी होगा और उसके साथ साथ बहुत सारे मामलात को इंश्योर करना भी होगा। यानी बात सिर्फ सजेशंस की नहीं है, इम्प्लीमेंट कराने की भी है। बिल्कुल है। देखिए ना, आप बताएं मुझे एसओपीज कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, और अभी आप देखिए हमारे यहाँ तो पीक अभी आया ही नहीं है। अभी तो जो है वो पीक कभी आना है स्प्रेड का। और आप ब्राजील की तरफ देखें, अब बात देखें कितनी बढ़ गई है और सिचुएशन जो है वो हाथों से निकली जा रही है। देखिए एक तो हमें ये हेल्थ क्राइसिस है, मतलब कॉज जो है वो हेल्थ है, इसको तो डेफिनेटली कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज ये इकोनॉमी, बजट्स और एलोकेशंस ये जो है ना वो आप उनको कैचअप नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक तरफ अगर आपके हालात हेल्थ वाइज ठीक ना रहे, आपकी कैपेसिटीज जो हैं हॉस्पिटल की वो रन आउट, मतलब वो खत्म होती जा रही हैं और आपके यहाँ मरीज बढ़ते जा रहे हैं और आपके यहाँ स्प्रेड भी नहीं रुक रहा, तो देखें ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम क्या इकट्ठी कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इम्प्लीमेंटेशन में इतना ज़्यादा जो है वो पुश नहीं किया अभी तक। तो मेरा पॉइंट बिल्कुल वही है जो आप कह रही हैं कि देखें इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे आप एलोकेट करते हैं कुछ कोई एलोकेशन करते हैं आप फाइनेंशियल लोगों को देने के लिए। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि 1.2 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया था। अभी तक जो है तकरीबन कोई 350-400 अरब रुपए जो है स्पेंड कर चुके हैं, अभी काफी बाकी है। और उसके अलावा जो IMF और दूसरे जो है डोनर एजेंसीज की तरफ से पैसा आ चुका है, तकरीबन कोई 600-700 बिलियन रुपीस आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही रिसोर्स नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ही हम आउट हुए हैं, बिल्कुल ही टैक्सेस नहीं है या हमारे पास एड, ग्रांट और लोन नहीं आ रहे। इसकी वजह से वो सब आ रहे हैं। हमें देखना ये कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि पैसा जो आ रहा है उसे हम किस तरफ लगाएं, जाया ना होने दें। क्योंकि अगर जाया होने दिया तो वही जैसे अगर हम 400-500 अरब सिर्फ गवर्नमेंट को रन करने में लगा दें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को रन करने में लगा देंगे, हेल्थ, एजुकेशन और ये जो क्राइसिस है इसकी मैनेजमेंट में नहीं लगाएंगे, तो मेरे ख्याल में इस बजट को कोरोना बजट जो है वो नहीं कहलाना चाहिए। लेकिन होपफुली टैक्सेस लगता है कम होंगे और मुराद ज्यादा होंगी। अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर वो होता है सब कुछ तो डेफिनेटली जो है इकोनॉमी के लिए बेहतरी होगी, एटलीस्ट थोड़ी सपोर्ट मिलेगी इन जो है हालात में। अच्छा, अब देखिए मुआशी तज्जियाकार के तौर पर ही अगर देखा जाए इस मामले को, खुर्रम शहजाद साहब की क्या सोच है, आपकी क्या सोच है? गुजरा साल, आने वाला बजट ही के पर्सपेक्टिव में कैसा टाइम हम गुजार गए और आने वाला वक्त कैसा है, या यूं कहिए कि अगले बजट तक के हालात कैसे हैं? देखिए अगर फ्रैंकली पूछें तो हालात कोई बहुत अच्छे लगते नहीं है उस तरह से। एटलीस्ट मीडियम टर्म में टफ हालात होंगे, क्योंकि देखें अभी हमारे यहाँ, मैंने जैसे पहले कहा ना, कोई रीजन बताएं जिसकी वजह से हम ये कहें कि जी अगला साल तो परफेक्ट होगा या बहुत बेहतर होगा। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता। हाँ, डिपेंडेंट है कि वैक्सीन आ गई या कोई इलाज आ गया या फिर हम इसको कंट्रोल कर पाए स्प्रेड को, क्योंकि हमारे यहाँ स्प्रेड अभी कंट्रोल नहीं हुआ है। तो जब तक स्प्रेड कंट्रोल नहीं होता, अम्मात नहीं रुकती, या फिर जो है हम हेल्थ जो कैपेसिटीज हैं उनको बिल्ड नहीं कर लेते, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये सोच सकें। रियलिस्टिकली मैं बात कर रहा हूँ कि 3 महीने में, 6 महीने में, एटलीस्ट 1 साल में कि जी बहुत बेहतर हो जाएगा या इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। ये टफ कॉल है। ये हो सकता है कि 3 से 6 महीने मजीद टफ हो, उसके बाद एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो। इंशाल्लाह ऐसा हो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो, आहिस्ता आहिस्ता हम काबू कर पाए सिचुएशन पे। लेकिन देखिए इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपकी ये जो बजट होगा इसमें हेल्थ के लिए क्या होता है, एजुकेशन के लिए क्या होता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी। फिर आपका फेडरल गवर्नमेंट ये देखे कि हम किस तरह से टैक्सेस को जो है वो रैशनलाइज कर सकते हैं ताकि बिजनेस पे एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। बिल्कुल एक छोटी सी बात अगर आप जो है इस गुत्थी को सुलझा सकें। अमवात का रेशो बढ़ता जाए और इकोनॉमी चलती जाए, क्या ये मुमकिन है?
क्या ये कहा जा सकता है कि जिंदगी वर्सेस इकोनॉमी, इस फॉर्मूले में इकोनॉमी को फोकस किया जाए? ये हम बहुत सारे लोगों से पूछ चुके, एक इकोनॉमिस्ट क्या कहता है वो आप हमें बताइए। हेल्थ पहले। वो क्यों पहले? वो इसलिए है कि देखें, अगर इंसान जो है वो सेहतमंद होंगे, इंसान बेहतर होंगे तो नेचुरली इकोनॉमी चला सकेंगे ना। कोई खलाई मखलूक आके तो नहीं चलाती है। खलाई मखलूक लिटरली खलाई मखलूक मेरा मतलब है, यानी कि कोई बाहर से आके तो नहीं चला सकता ना अपनी इकोनॉमी को, आप अपने लोग चलाएंगे। लेकिन वो सब कुछ कह गए। खुर्रम शहजाद साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। रात ज़ाहिर है 4 बजे बजट आना है और अभी कुछ मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं, स्पेशली सरकारी मुलाजिमीन के, कि क्या बजट में उनके लिए कोई रिलीफ है। लेट्स सी, वेट फॉर 4 PM। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। एक अहम खबर हमारे पास है। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि वजारत सेहत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुआहिदा हो गया है और डिवाइसेस जो हैं उनको बनाया जाएगा। वो उन डिवाइसेस से मुताल्लिक मुझे फवाद साहब से गुफ्तगू आज करनी थी और इसके साथ साथ ज़रा वेंटिलेटर्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, किट्स हो, इससे मुताल्लिक भी हमने ज़रा पूछना है कि कहाँ पर हम इस वक्त स्टैंड करते हैं। ज्वाइनिंग अस टुडे फवाद चौधरी साहब, वेलकम कहेंगे आपको नया दिन में। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा ये EM डिवाइसेस एग्जैक्टली हैं क्या? लेकिन ये जब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल डिवाइस कोई भी हम अपनी नहीं बना रहे। ओके। चाहे स्टेथोस्कोप से लेके चाहे इंजेक्शन की सिरिंज हो, कुछ भी हो, हम अपना नहीं बना रहे थे और हर चीज हम बाहर से मंगा रहे थे। ये जब कोविड का क्राइसिस आया और ये सारा मामला शुरू हुआ, जो आपके प्रोग्राम में आपने बड़ा हमें जबरदस्त तरीके से आपने उसको बताया भी और फॉलो भी किया कि किस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। अब हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो रहे हैं जब पाकिस्तान के अंदर मेडिकल डिवाइसेस की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो जन्म ले रही है। ओके। जो वेंटिलेटर्स जो हैं वो एक्चुअली खुद एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। जब ये वेंटिलेटर्स जो हैं, अब 3 वेंटिलेटर्स जो हैं अब ह्यूमन ट्रायल के ऊपर हैं, यानी जो फाइनल ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो जारी हैं अब और उनका 4 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे और फर्स्ट कमर्शियल फेज जो है उनका आने वाला है। उसके नतीजे में ये जो लोगों ने ये वेंटिलेटर डिजाइन किए, उनके कई जो लोग साथ थे, अब उन्होंने डायलिसिस मशीन भी अपनी हमने पाकिस्तान में बनाई। सर, लेकिन जो 3 डिजाइन ह्यूमन ट्रायल पर हैं, शेयर कर सकते हैं? तो अभी 4 दिन बाकी हैं, बट शेयर कर सकते हैं तीनों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं? ये तो एक्चुअली फॉर्मेलिटी है। वो रिजल्ट्स उनके सारे मशीनों के ऊपर, हर लैब्स के ऊपर मुकम्मल हो चुके हैं। बट चूंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि आप उसको ह्यूमन ट्रायल भी करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल। अदरवाइज ये तीनों डिजाइन बेहतरीन है और इस पर हम इंशाल्लाह जल्द मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और ज़ाहिर है वो पहले तो नेशनल लेवल पर यूटिलाइजेशन, उसके बाद ही हम उसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सर, किट्स से मुतालिक मुझे प्लीज़ बताइएगा 2 सवाल। एक तो ये कि आपने इनिशियली यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा था कि जो किट्स पाकिस्तान में आ रही हैं बाहर, ज़रा बाहर से ही आ रही थी सारी किट्स, ड्रैप का अप्रूवल नहीं था, जिस पर वफाकी हुकूमत, यानी आप ही के एक और वजीर थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, अप्रूवल के बगैर आ नहीं सकते। चेयरमैन NDMA साहब ने भी हमारे शो में कहा था कि NDA के ऐसी कोई किट्स आ नहीं सकती ड्रैप के अप्रूवल के बावजूद के बगैर। अभी क्या स्टेटस है? जो किट्स आ रही हैं अप्रूव्ड हैं? अब जो आ रही हैं, अब उन्होंने कुछ रेगुलराइज जो है वो किया है और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने जो है वो अब क्रिएट किए। जो शुरू में पहला हल्ला आया था उसमें तो कोई अप्रूवल नहीं थी। अब भी फ्रेंकली हो यही रहा है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हम चीज़ें बनाते हैं या हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको तो करोड़ के करीब जो है वो हर जगह के ऊपर ही नया रूल और रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ता है। जो इम्पोर्टर है उसको फिर भी बड़ी आसानी है वो आए। दैट इज द रीजन कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में मुश्किलात आती हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और जो हम किट्स बना रहे थे जिस पर आपने बहुत गुफ्तगू की थी, वहाँ वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं? वो भी जो है उनकी भी फाइनल अप्रूवल हो गई है। अभी जब आज इंशाल्लाह मैं आपसे जाऊंगा 11 बजे, ड्रैप की एक फाइनल मीटिंग है जो साइंटिस्ट है उनके साथ, और इंशाल्लाह वो भी इसी हफ्ते, उम्मीद यही है कि वो मुकम्मल होकर वो भी मैन्युफैक्चरिंग। और वो किट्स इंटरनेशनल जो हम किट्स इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कितनी मुख्तलिफ होंगी? रिजल्ट्स उसी तरीके से उतने ही डिले से आएंगे या थोड़े जल्दी आएंगे? ये जो रिजल्ट्स आएंगे तकरीबन 6 घंटे में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इशू है कि इस वक्त हमें कॉस्ट कर रहे हैं 8 से 9 हज़ार रुपए का टेस्ट। जब ये किट होंगी तो ये हमें 2000 से 2500 रुपए में कॉस्ट करेगा। ये आप समझिए कि 1/3 कॉस्ट हो जाएगी। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबरें हैं, तो बहुत अच्छी बातें। फवाद चौधरी साहब, बावजूद इसके ज्यादा जो एक मैं ऐड कर लूँ, जो आपने कहना, जो मैं ये कह रहा हूँ, इसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर ये जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है जो नॉन एग्जिस्टेंट थी, अब 200 एकड़ के ऊपर जो फैसलाबाद की SEZ है वो कह रहे हैं कि हम 200 एकड़ आपके मुख्तस करते हैं, आइए और आप मेडिकल डिवाइसेस लगाइए। इसी तरीके से हम कराची में
लाहौर में, इस्लामाबाद में जो लोग यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइसेस, इसका नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान विल बी, अभी हम नेट इंपोर्टर थे पीपीज की। अभी देखिए पहले हफ्ते में जब हमने पीपीज अलाउ किए हैं एक्सपोर्ट, पहले हफ्ते में हम $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगले 3 महीने में इंशाल्लाह हम $500 मिलियन के ऊपर पहुंच जाएंगे ये एक्सपोर्ट में। और मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह इन 2 years टाइम पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर ऑफ दिस, ये जो हमारा जो मेडिकल फील्ड है उसका $1.5 से $2 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा पाकिस्तान का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, अब ज़रा ये फरमाइएगा, आपके इल्म में है, बहुत बेहतर तरीके से आप ये मामला देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अच्छी खबरें हैं सारी की सारी सर जो आप हमें दे रहे हैं, लेकिन जहाँ सारी दुनिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर इतने चैलेंजेस हैं, इतने क्राइसिस हैं। हम इसको एक अच्छी खबर के तौर पे तो ले सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर्स अपनी जगह पर ही बने रहेंगे कम से कम ये 2 महीना 3 महीना, या फिर जिस तरह की पीक की बात की जा रही है। सर ये थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। लेकिन बात यह है, ये तो हम चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। चैलेंज तो अपनी जगह पे मौजूद है, बहुत बड़ा है। और आपके सामने जो है वो हमने तो मई के शुरू में कहा था कि जून जो है उसमें हम पीक कर जाएंगे, जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमने पीक कर ली। अब अगला देखना यह है कि ये पीक से हम उतरेंगे कब। सर हम पीक पर हैं? बिल्कुल पीक पे हैं अभी, और ये पीक कितना अर्सा जारी रहती है अब ये देखना है। अच्छा सर, यानी अब हम पीक पर पहुंच गए हैं। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जुलाई का एंड और अगस्त का स्टार्ट हम पीक देखेंगे, और अगर यही पीक है और इसी तरह से हमने देखें, दैट मींस 5-7 हजार केसेस डेली रिपोर्ट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। नहीं, केसेस तो बढ़ते जाएंगे ना। जब 5,000, प्रॉब्लम ये होता है कि देखें ना, इसमें यह है कि जो इसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो 2, 4, 6, 8 नहीं है, वो है 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से ये कोरोना बढ़ता है। इसीलिए तो जो पार्लियामेंट में आप देखें ना, जब मैं कह रहा था ना कराएं, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी इन्फेक्टेड था, फिर 4 हुए, फिर 16 हुए, फिर 32 हुए, और अब 1/3 जो हमारी पार्लियामेंट है वो बीमार हो गई है। क्योंकि ये इसमें इसकी जो इसका जो बढ़ने का मामला है वो बहुत एक्सपोनेंशियल है। सो ये जो पीक हम एंटर हुए हैं, अब इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जितना टाइम इस पीक को आने में लगा है उतना ही टाइम जाने में लगेगा। यानी 3 महीने हम समझें। बिल्कुल, 2 से 3 महीने कहेंगे। ठीक। अच्छा सर, ज़रा आपने इससे पहले हमें किट से मुतालिक का बड़ी अच्छी खबर आपने दी कि वो 1/3 उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो वेंटिलेटर, क्योंकि नॉर्मली 20-25 लाख रुपए का वेंटिलेटर अभी प्रोक्योर किया जाता है, 10 लाख से शुरू होता है एग्जैक्टली। तो जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, व्हाट इज योर आइडिया, वो वेंट कितने का होगा? तकरीबन जो भी इंटरनेशनल प्राइस है उसकी 1/3 होगा। जो डिफरेंट इसमें एक्चुअली डिफरेंट किस्में है ना, जब वो उसकी जो क्वालिटी है, या आप कहें कि फंक्शंस बढ़ते जाते हैं तो कीमत बढ़ती जाती है। तो इसकी जितनी भी जो भी इंटरनेशनल प्राइस है इस वक्त, उसके 1/3 हमारी प्राइस होगी। ठीक सर, बहुत अच्छी खबर आपने शेयर कर दी, रियली अप्रिशिएट दैट। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरिंग हो, अप्रूवल भी जल्द बात है। आपने बता दिया, बजट के ऊपर बात करने को दिल नहीं चाह रहा। यस, आज नहीं करते। फवाद साहब बेहद शुक्रिया। या सुहांजना, इसकी आज हम बात करते हैं। ये दरख्त अपनी बेशुमार अफादियत की वजह से दुनिया भर में करिश्माती दरख्त कहलाता है। इसका इस्तेमाल मजमूई सेहत से लेकर खूबसूरती में इजाफे तक के लिए मददगार समझा जाता है, माना जाता है। इसमें 300 बीमारियों का इलाज है, ये भी कहा जाता है। सुहांजने के दरख्त को डॉक्टर ट्री कहते हैं। तो आज हम इसी की बात करते हैं। हमको ज्वाइन कर रहे हैं हकीम अब्दुल गफ्फार आगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे सुहांजने की अफादियत के बारे में तो बताइएगा, लेकिन पहले मुझे ज़रा लोगों के रवैये के बारे में भी बता दें कि ये क्या है। क्या हमारे नज़दीक कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन एक खबर आती है कि ये खाने से, ये पीने से, ये दवा इस्तेमाल करने से कोरोना नहीं होगा, या फिर ये इसका इलाज है, तो हम दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ। मेरा ख्याल है कि जो लोग कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, उन बड़े दिल के लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो लोग मरीज हैं और आईसीयू में हैं, जाएं, उनको गले मिलें, उनको तसल्ली दें
8 दिन तक ये अमल जारी रखें, उसके बाद दोबारा ये ऐलान करें कि कोरोना कुछ नहीं है। देखिए हम मौजूद हैं, इतने लोगों के साथ हमारी तस्वीर मौजूद है। सही। अच्छा सर, अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मोरिंगा से मुताल्लिक कुछ अफादियत तो हमने नाज़रीन के सामने रखी, लेकिन प्लीज़ आप बताइएगा। अच्छा, कुछ तस्वीर में हम साथ दिखा रहे थे, उसमें कैप्सूल्स भी थे। इज़ दिस द राइट वे कि हम कैप्सूल्स इस्तेमाल करें इसके, और यानी अफादियत भी थोड़ा सा बताइएगा और तरीका इस्तेमाल भी। देखिए मुख्तलिफ किस्म के लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। moringadirect.com जो है इस बात को मना करता है कि मोरिंगा के पत्तों को उबाल कर उसकी चाय पी जाए, वो मना करता है। नो से नो टू मोरिंगा टी तो हो गया जी, वो आमतौर, लेकिन देखिए मोरिंगा टी को मैं मना नहीं कर, मैं अभी नहीं कह रहा। मैं बात आपसे अर्ज करूं, प्लीज। देखिए मोरिंगा के पत्तों में 78.66 पानी होता है, 78.66%। अगर फर्ज करें कि मैं 100 ग्राम पत्ते लेता हूं तो उसमें 78 ग्राम अगर पानी निकल जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो सिर्फ 21 ग्राम पाउडर हासिल किया। तो अगर वो पाउडर में पत्ती में इस्तेमाल कर रहा हूं और ड्राई लीव्स इस्तेमाल कर रहा हूं तो फिर तो मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया में अभी भी इस पे इख्तलाफ बाकी है कि इसको बॉयल करने से इसकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाती हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि खत्म हो जाती हैं। ये एक डिफरेंट मामला है। हम कैसे इस्तेमाल करें और हम क्यों इस्तेमाल करें। देखिए एक चीज है तिब्बे यूनानी में, उसे कहते हैं तबीयत मुदब्बिरे बदन। हमारी तबीयत की बेहतर करने के लिए तदबीर इस्तेमाल करने वाला निज़ाम, आप इसे ऑटो इम्यून सिस्टम कह लीजिए। तो वो इम्यून सिस्टम जो है वो असल में कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसका ठीक होना है। और बाज़ औक़ात इम्यून सिस्टम का ज़्यादा काम करना और गलत सेल्स को, दोस्त सेल्स को मार देना भी हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है। सर आप मुझे ये बताएंगे इसकी प्रॉपर्टीज पर जब हम जाते हैं तो एक इसकी प्रॉपर्टी है एंटी वायरल, और आजकल एक वायरस से हम लड़ भी रहे हैं। देखिए वायरल के अगेंस्ट काम करने वाली जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो सारी की सारी एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं। और एंटीबॉडीज क्रिएट कौन करेगा? तबीयत मुदब्बिर बदन। और अगर तबीयत मुदब्बिर बदन उसकी तरतीब करके अपने जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा कर लेती है तो हम उस वायरस से महफूज हो जाएंगे। इसकी कहानी बड़ी टेढ़ी, इसकी कहानी बड़ी अजीब। मैं एक तो आपको आज एक नुस्खा बताऊंगा, अगर ये लोगों ने इस्तेमाल किया तो ये बड़ी आसानी से हमारी जिस्म की इम्यूनिटी पावर को बेहतर कर देगा। यही बताइए फिर तो। देखिए इसमें सबसे पहली चीज है हरा धनिया 10 डंडियां पत्तियों समेत, पुदीना 10 पत्तियां, हरी मिर्च 1 अदद बीज निकालकर, ये मैं सिंगल पर्सन रेमेडी बता रहा हूं। देसी लहसुन के जवे 4 जिसको तुरियां कहते हैं, सही। अदरक 1 ग्राम, सफेद जीरा 1/4 टीस्पून, काला नमक हस्बे जायका। अब इसके बाद हमारे पास 2 चीजें और इसमें डालनी हैं। इस पूरी चीजें जो हैं इसके साथ हमने कम से कम 10 ग्राम मोरिंगा के पत्ते इसमें ऐड कर लें। अब मोरिंगा के पत्तों की जो क्वालिटीज हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी अर्ज करूंगा। लेकिन इस चटनी में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपने मोरिंगा डाल दिया, दूसरे विटामिन सी इसमें ऐड करना है। विटामिन सी ऐड आप कैसे करेंगे? या लीमू डालिए, या इमली डालिए, या कैरी डालिए, या आलू बुखारा डालिए। ये डिपेंड करता है कि आपको टेस्ट किस चीज का पसंद है। कम खट्टा पसंद है तो आलू बुखारा डाल दीजिए, तेज खट्टा पसंद है तो नींबू डाल दीजिए। हर सूरत में आपको विटामिन सी मिलेगा। अगर ये चटनी एक शख्स रोजाना दोपहर और रात खाने के साथ इस्तेमाल कर ले तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगी। अगर कोई शख्स इसको वेरी करना चाहे कि दोपहर में वो रोटी से खा ले, शाम में बाकी बची हुई जो है वो थोड़े से दही में मिला करके चटनी बना के रायते के तौर पर खा ले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रेमेडी उसके पास आ जाएगी जो इम्यूनिटी पावर को बेहतर कर सकती है। चलिए ये तो हो गया। अब जरा ये बताइए कि ये खूबसूरती को जो है ना प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? चटनी को चटनी को नहीं, सुहांजने को चटनी में खा लूंगी।
मुझे बताएं, स्किन अच्छी हो जाए, अच्छे से अच्छी हो जाए, तो उसके लिए क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें इसका? तो हांजने को प्रिजर्व करने के लिए एक मर्तबा नेचुरली ड्राई कर लेने के बाद वो 3 साल तक उसमें फंगस नहीं लगता, बशर्ते कि आपने उसे ड्राई बेहतर किया है। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो यूरोप और अमेरिका का स्टैंडर्ड है, वही आपको मोरिंगा पाकिस्तान में बेतहाशा अवेलेबल है और वहां पर आसानी के साथ मिलता है और 3 साल तक उसके कोई खराबी का चांस नहीं है। उसके इतने स्टैंडर्ड तमाम WHO ने स्टैंडर्ड तय कर दिए हैं और वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं। सही, बहुत शुक्रिया। अब हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से जो न सिर्फ अमेरिका में तालीमी मैदान में कामयाबियां समेट रही हैं, बल्कि वहां रहकर सिंध के दही इलाकों में तालीम के फ़रोग़ और ख़वातीन के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए भी भरपूर अज़्म के साथ में काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाली वर्षा थिब्बो की। इन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और कोरोना के दौरान घर बैठे न सिर्फ कॉन्वोकेशन में शिरकत कर ली, बल्कि 400 दीगर स्टूडेंट्स के साथ डिग्री लेकर ग्रेजुएशन का जश्न भी मनाया। ये तो मुनफरद सेलिब्रेशन होगी किरण, इंडिविजुअल, लेकिन आप टुगेदर भी हैं। वाओ। तो कोरोना से बचाव और अमेरिका के मौजूदा हालात समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वर्षा थिब्बो ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम कहेंगे कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेजुएशन। ये बताएगा कि ज़ाहिर है आप तो खुश हैं, बट आपसे जुड़ा हर रिश्ता भी खुश होता है, स्पेशली पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तो थोड़ा सा बताएं, आपने ऑनलाइन कॉन्वोकेशन में शिरकत की, हाउ डिफरेंट वाज दैट, कितना दिलचस्प था ये? थैंक यू। बहुत ही मुनफरद एक्सपीरियंस रहा वर्चुअल ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन का। वालिदैन बहुत खुश हैं, ज़ाहिर है वो मज़ीद खुश होते, वो भी, मैं भी, अगर वो यहाँ आकर मेरे साथ मेरे वालिद सेलिब्रेट कर पाते, जो कि प्लान था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर एक पॉजिटिव एलिमेंट मुझे नज़र आया वर्चुअल सेलिब्रेशन का कि 300-400 लोगों ने बैक वक्त शिरकत की हमारे वर्चुअल सेलिब्रेशन में, जो कि पॉसिबल नहीं होता अगर हम नॉर्मल कंडीशन में, सिचुएशन में फ़िज़िकल सेलिब्रेशन कर रहे होते। इस तरीके से इतने लोग नहीं आ पाते। और एक और बात इंटरेस्टिंग ये थी कि काफ़ी लोग जो कि किसी न किसी मजबूरी की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते, चाहे उम्र हो या कोई किसी किस्म की बीमारी हो जिससे उनको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हों, वो सब भी ज्वाइन कर पाए ऑनलाइन हमारी खुशी में हम सबके साथ। तो काफ़ी लोगों की फैमिली मेम्बर्स से, उनके दादा, नाना, दादी, नानी, सब लोगों से मुलाकात हुई वर्चुअली। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। पर मुझे खुशी हुई कि कॉलेजेस ने फिर भी एक तरीके से हमें सेलिब्रेट किया, हमारी इस अचीवमेंट को। अच्छा लगा। अच्छा वर्षा, ये बताइएगा कि अब तक का सफ़र ये कैसा रहा? ज़ाहिर है अमेरिका तक पहुंचना ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है, किसी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, सो मेरा ताल्लुक उमरकोट डिस्ट्रिक्ट से है। उमरकोट में गांव है जहां मैं बड़ी हुई और कुछ अर्सा मैंने मीरपुर खास में भी गुजारा। सो इन्हीं 2 जगहों को मैं होम टाउन्स बोलती हूँ अपने। और मैंने एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट भी अपना यूनाइटेड स्टेट से किया। मैं पहले एक एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान, काफ़ी उनके कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, उसके थ्रू मैं गई एक लिबरल आर्ट्स वुमेंस कॉलेज में अटलांटा में, जहाँ मैं 1 सेमेस्टर पूरा करने के बाद पाकिस्तान वापस गई। लेकिन तब तक उनके कुछ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने डिसाइड किया कि वो मुझे वापस बुलाना चाहते हैं और 4 साल की डिग्री मुकम्मल करके ही भेजना चाहते हैं। तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ से बैचलर्स किया पब्लिक हेल्थ में, लिटरेचर में और स्पेनिश में। उसके बाद मैंने कुछ अरसा कंबोडिया में, पाकिस्तान में और US में काम किया। और उसके बाद मैंने अपना रीसेंट ग्रेजुएशन पूरा किया है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस से वाशिंगटन DC में, जहाँ से मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा। और उस बीच में मैंने साउथ अफ्रीका में, केन्या में काम किया। अच्छा चलिए ना, ये भी बताइए ना हमें साथ के साथ, हॉस्टल में वक्त कैसे गुजारती हैं? पाकिस्तानी खाने वगैरह बना लेती हैं? हॉस्टल में पहले तो इतना वक्त ही नहीं मिलता था जिसको गुजारने के लिए मैं कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज रहा हूँ, क्योंकि काम, स्कूल का, कॉलेज का, ये सारी चीज़ें, इंटर्नशिप्स वगैरह। लेकिन अब क्योंकि क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई हैं तो अब कुछ ज़्यादा टाइम है मेरे पास। और सबसे अच्छी बात, जो पहले भी जब काम होता भी था तो भी वीकेंड्स में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, तो सबसे अच्छी बात DC में रहने की यह है कि बहुत सी सैर व तफरी की जगह हैं, जैसे कि स्मिथसोनियन म्यूजियम्स वगैरह, बहुत सी जगह ये सारी फ्री हैं।
तो आप जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये वीकेंड्स पे ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम इस तरह करते थे। पर अब क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम है मेरे पास, क्लासेस हो चुकी हैं, तो मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही हूँ। क्वारंटीन ने मुझे सिखाया कि मैं कुछ स्किल्स सीख सकती हूँ। तो कुछ दोस्तों से मैं पियानो बजाना सीख रही हूँ, कभी गिटार लेके बैठ जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और बाहर आना जाना, वॉक्स पे जाना, पार्क्स में जाना, इस तरीके से बिजी रहती हूँ। खाने में इतना अच्छे तरीके से नहीं बना पाती, पर खाने का शौक़ ज़रूर है, अच्छे खाने खाने का। पर बनाना मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि दूर रहूँ बनाने से। अच्छा, पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को देही इलाकों से मुताल्लिक़ क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? चूँकि नया दिन का प्लेटफॉर्म है और आपकी बात सुनी जा रही है, तो प्लीज़ कहिए। हाँ जी, हुकूमत पाकिस्तान एंड ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को मैं सिर्फ ये कहूँगी कि रूरल एरिया में, रूरल सिंध जहाँ से मेरा भी ताल्लुक़ है, वहाँ पर तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, स्पेशली औरतों के लिए तालीम को। क्योंकि अगर वहाँ पर आई नो कि सिंध हुकूमत ने हेल्थ में, मैंने देखा उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा कोविड-19 की सिचुएशन में। वही अर्जेंसी, उसी तरीके की फुल ऑन कैपेसिटी के साथ अगर एजुकेशन पे काम किया जाए तो फ़ायदा रहेगा। क्योंकि हर किसी लड़की को इतना सपोर्टिव घराना नहीं मिलता जो उसे अलाउ करे, इतने सपोर्टिव वालिद नहीं मिलते, भाई नहीं मिलते जो कि अलाउ करें उन्हें बाहर जाने के लिए। तो अगर घर में ही, मुल्क में ही तालीम को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो किसी को घर से इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये मैं चाहती हूँ कि अगर उस पर काम किया जाए कि बिल्डिंग्स हैं पर वीरान लगी पड़ी हैं, ना कोई पढ़ाने वाला है ना कोई पढ़ने वाला है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। वर्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और वाकई पैगाम भी आपने बड़ा मस्बत दिया। एनीवेज, अब हो गया है आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहने का वक्त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगर बाहर जाएं। यस, बहुत तेज़ी से वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोरोना के ये हालात भी टल जाएंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, बाहर जाइए ज़रूर, एहतियात के साथ। जनाब, ये एक मामला था जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हम अब ज़रा उसके ऊपर करेंगे तफसील के साथ बात। इंतहाई अफसोसनाक बात है, एक बार फिर जुल्म की, इस्तेहसाल की, सफ़ाकी की कहानी दोहरा दी गई। एक छोटी सी बच्ची पर अपने घर की सारी जिम्मेदारी डाली गई, उसको मुलाजिम बनाया गया और फिर एक मामूली सी छोटी सी गलती पर उस बच्ची की जान ले ली गई। इतनी बुरी तरह से उसको मारा पीटा गया। मैं रावलपिंडी के इलाके थाना रवात की हुदूद की बात कर रही हूँ। पालतू तोता कैसे उड़ा दिया, कैसे उड़ गया। एक 8 साल की बच्ची जो ऑलरेडी घर का सारा काम कर रही थी, सब कुछ संभाल रही थी। इस छोटी सी 8 साल की बच्ची का नाम जहरा था। इसको मुलाजिम जिन्होंने बनाया था ना, उनका नाम है हसन सिद्दीक और उनकी बेगम साहिबा। उन्होंने इस बात के ऊपर इस बच्ची को बुरी तरह से मारा पीटा, पूरी तरह से मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा अदालत में पेश किया। फिर 3 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अब पुलिस तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्या हो रहा है इस सिलसिले में? क्योंकि अब से पहले तक हमने यही देखा कि जब भी किसी मासूम की जान जाती है तो फिर सुलह की कोशिशें तेज़ हो जाती हैं। और वो जो पिसा हुआ तबका है ना, जो मजबूर होता है झूठी वादों पे, जो मजबूर होता है 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घर के छोटे से बच्चे को भेज देता है किसी दूसरे के पास रहने के लिए कि हमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, उनके ऊपर दबाव भी डाला जाता है कि आप सुलह करें। बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। इस सिचुएशन में, इस वाक़े के बाद हो क्या रहा है, हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे और हम इस बच्ची के वालिदैन के साथ भी कोशिश करेंगे कि बात करें। हमारे रिपोर्टर शिराज बशीर वहीं पर हैं, तो उनसे जान लेते हैं। शिराज, अब तक का मामला कुछ मैंने बताया, कुछ तफसील आप भी हमें बताइए। दूसरे ये कि अब वालिदैन क्या कहते हैं, क्या वाकई सुलह की कोशिशें की जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर दबाव डाला जा रहा है? इस सारे सिलसिले में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके ऊपर ये कितने मुतमईन है? आप मजमूई सूरत हाल क्या है वो भी बताइए हमें। जी, हमारी इनसे जब बात हुई तो इनका ये कहना है कि पहले तो जब मुकदमा दर्ज किया गया है तो मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इन्हें बुलाया गया है कि आपकी बच्ची जो है वो ज़ख्मी है, आके उसको देख लें। तो अगले दिन जो है इनको लाश जो है वो हवाले की गई, लेकिन अब जो उसमें दफ़ात हैं वो कत्ल की नहीं थी, ज़ख्मी करने की थी और एक और दफ़ा उसमें शामिल की गई थी। जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो बताया जाए कि मुल्ज़िमान जो हैं उनको भी छोड़ दिया गया था। पुलिस जो मकामी पुलिस थी वहाँ पर रवात की, अब वो इनसे तावन नहीं कर रही थी।
जिन ऑफिसर ने इनको पहले कॉल की थी, जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनका नंबर बंद मिल रहा था, तो इनको फिर एक दूसरे जो पुलिस ऑफिसर हैं उनसे रब्ता करने के लिए कहा गया। काफ़ी दिक्कत का इनको सामना करना पड़ा। उसके बाद ये वहाँ से बच्ची की मैयत जो है लेकर यहाँ पर आए, यहाँ पर लाकर अब इनकी तदफीन की है। जिस जगह हम ये मौजूद हैं बिल्कुल पसमानदा इलाका है, मुजफ्फरगढ़ शहर से भी बहुत दूर ये इलाका है यहाँ पर। और ये शख्स जो है ताहिर नामी मजदूर पेशा लोग हैं, इससे हमारी बात हुई थी। शिराज तो एक बात बताइए, कभी रोजगार एक बात बताइएगा, जब ये वाकया रिपोर्ट हो गया और फिर उसके बाद में इसको मीडिया में भी आ गया, इसके ऊपर ये रिपोर्ट होने लगा, लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाने लगा, फिर उसके बाद में मामलात में थोड़ी बेहतरी आई, थोड़ी तेजी आई? तेजी तो ये कि उसको जो रिहाया कर दिया गया था उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, उसको रिमांड भी जो है लीड को लिया गया। लेकिन क्योंकि अब ये यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि ये वहाँ पर जाएं, उस मुकदमे की पैरवी कर सकें, और इनको जो है वहाँ पे दबाव डाला जा रहा है क्योंकि जो शख्स वहाँ पर लेके गया था। ठीक है शिराज, साथ रहिएगा। आप तो हमें जो इस वक्त सिचुएशन है उससे मुताल्लिक अपडेट करें। मैं ताहिर साहब से बात करना चाहूँगा। ताहिर साहब, पहले तो बहुत दुख, बहुत अफसोस, ज़ाहिर है आपकी फूल सी मासूम बेटी, उसका चले जाना ये तो ऐसा दुख है जिसका मदावा हो नहीं सकता, इसका मदावा हो नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जब ऐसे वाक़यात हो जाएं तो इंसाफ भी क्या इंसाफ भी क्या इंसाफ, जिसकी जान चली गई, जिसकी बेटी चली गई, उससे क्या इंसाफ होगा। लेकिन ताहिर साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा, कब से आपकी बेटी वहाँ पर काम कर रही थी और इस दौरान जब वो काम कर रही थी एग्जैक्टली, और इस दौरान क्या बताती थी उनके रवैयों से मुताल्लिक? तुम्हारी बच्ची जो क्या आपके घन ज्ञान कितने अरसे ईद आमंडी तान है, सारी तफसील थोड़ी दसो। भी आती है इनको शायद। मेरी बच्ची जड़े ना 4 महीने तो था, ठीक है। ईद ते वो मेरा सांड हुई जड़ा उन्हें आके भाई असा आसूं घिदी आसूं ना वालो आन सांडूनी ते ना मेरी बच्ची घेरने। तो ये वाकया तो पता लग गया तो क्या मामला था? ये वाकया का साकू पता ये लगे कि रात द कहीं टाइम 11 बजे तकरीबन 11-12 बजे फोन है सारो रावलपिंडी चूँ, ठीक है। उन्हें आके भाई तुम्हारी बच्ची बेहोश है, तो पुलिस वाले ने फोन की थाने तू तुम्हारी बच्ची बेहोश है तो तुसा जो ना जल्दी इतना पहुँचो। वाला सा उन्हें को आके भाई असा इतनी जल्दी तो नहीं पहुँच सकते, असा कल इतू होनी टोर पाऊँ तो कल कहीं टाइम पहुँचूँ। शिराज से पूछिए ना, इनका राबता होता था अपनी बच्ची के साथ में? अच्छा उन्हें आके तुसा जल्दी पहुँचो। गाल करें ध्यान रात थी ना गाल थी बच्ची ने किया कितने थे गाल नहीं थी करी बच्ची नाल सारी गाल कदी करवाने कभी करवाते हैं। शिराज साहब, शिराज लेकिन प्लीज इनसे पूछे, ताहिर साहब से पूछिएगा। मैं चाह रहा हूँ इनसे पूछें कि जिस तरह खुद बता रहे हैं कि रिश्तेदार को भेजा था कि ईद पर लेकर आएंगे बच्ची को, कैसे बात अंदाजा इनको हुआ था? उन्हें हुन ईद ते असां के भी घिदी हुआ है, ईद ते उन्हें के चलो असां आसूं वाल घिदी आसूं ना वो खुद है ते ना वो बच्ची को घेना है, ठीक है। जेड़ा इतू घेन गया यो मेरा सांडू आई, वो ना खुद है ते ना वो बच्ची को घेना है। शिराज पूछिए इनसे क्या कह के लेके गए थे बच्ची को, क्या वादा करके लेके गए थे? 10-15 नहीं इतने नहीं बात बच्ची को क्या आपके ज्ञान पर साकू आके ने भाई जड़ा है ना उन्हें सारे ताल्लुकदार हैं उथा, मैं भी उन्हें कोल काफ़ी अरसे दा रहा पिया, 5-10 साल तू रहा पिया उन्हें कोल, 4 साल तू 5 साल तू उन्हें कोल मैं उन्हें दा खाना पके ना, ठीक है। जड़ा ना उन्हें एक बच्चा जाए हूँ वो बच्ची वो उन्हें दा एक बच्चा जाए जरा ना वो बच्चे नाल बच्चे खिरे सी। शिराज हमें भी बताइए इन्होंने क्या कहा? तुम्हारी बच्ची दी अच्छी तरबियत रह रहे थे, उनकी तालीम हासिल करवा रहे थे। इनका कहना है कि वो बच्ची को लेके कोई हमारा छोटा जो बच्चा है उसको ये बच्ची जो खिलाएगी भी सही, हम इसको तालीम दिलवाएंगे पढ़ाएंगे, क्योंकि जो बच्ची थी जोरा जो उसका बताना है कि वो उसको तालीम हासिल करने का शौक़ था, इसी पर उन्होंने कहा था कि हम इसको तालीम दिलवाएंगे इस बच्ची को, और ये हमारी जो छोटी बच्ची है शिराज लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनके तो सांडू इनके रिश्तेदार ये वहीं पर थे, वहीं पर काम करते थे, यानी उनकी मौजूदगी में इस बच्ची के साथ इस तरह का सलूक हुआ।
देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल पसमानदा इलाका है, रोज़गार की तलाश में ये लोग जो है दूसरे शहरों का रुख करते हैं। इन्हीं का एक रिश्तेदार जो है उसी शहर में वहाँ पर काम करता था और 4 साल कबल जो है उनके पास वहाँ पर खानसामा रहा है, जैसे ये ताहिर साहब बता रहे हैं। तो जब उनकी वाक़फ़ियत थी तो उन्होंने इनको कहा कि हमें एक बच्ची चाहिए जो हैं हमारे बच्चे का ख्याल कर सके, हम उसको तालीम भी देंगे, हम उसको जो है अच्छी सहूलियातों की तरबियत भी अच्छी करेंगे, लेकिन उसकी अच्छी तरबियत करने के बजाय उसको जो है उन्होंने बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया। शिराज साथ रहिए, बिल्कुल प्लीज़ हमारे साथ रहिए। 1-2 सवाल और भी हैं हमारे पास करने के लिए। हम इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इंसानी हुकूक़ के ऊपर काम करती हैं आप, समाजी रहनुमा हैं। आलिया सारिम साहब आप हमको ज्वाइन कर रही हैं। पहले हम आपसे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आलिया भाभी, छोटी सी बच्ची, उसको पढ़ने का शौक़ था, वो घर को सपोर्ट कर रही थी 8 साल की उम्र में। मासूम को लेके गए, ये पढ़ाते क्या, उसको खाना देते क्या, उसको बुरी तरह से मारते पीटते रहे। एक तो एक छोटी सी बच्ची के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी डाल देना। एक खातून अपने बच्चे को संभालने का भी काम नहीं कर रही, अपने घर का सारा काम उस बच्ची से करा रही है, फिर उसके बाद में तोता कैसे उड़ा दिया, इसके ऊपर बच्ची की जान ले ली। ये इंसानी रवैया कहाँ से है? मैं कोई भी लफ्ज़ कहने से कासिर हूँ इसके ऊपर। मैं खुद भी ये सोच रही हूँ अल्फाज कहाँ से जमा करूँ। उस माँ को जिसको अल्लाह औलाद देता है और अपने पास औलाद के होते हुए वो एक 7 साल की बच्ची, यानी एक खातून, एक औरत है, वो अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रही और वो एक 7 साल की 8 साल की बच्ची से उम्मीद कर रही है कि वो उसके बच्चे को संभालेगी। वो बच्चा जो छोटा बच्चा है उसकी भी क्या तरबियत होगी, और जिस 7 साल की बच्ची को लेके गई उसका भी इसने क्या अंजाम किया, क्योंकि खाली वो आदमी शामिल नहीं था, इसमें वो औरत भी शामिल थी जो उस घर में मौजूद थी। और 8 मार्च भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि 8 मार्च पर औरतों ने कौन कौन से बैनर्स उठाए थे, कौन कौन सी आवाजें उठाई थी। ये है वक्त, सारी खवातीन, औरतें, माएँ इस वक्त अगर आवाज उठाएं, 8 मार्च की सारी औरतें आज आवाज उठाएं कि जोहरा जो कल की माँ थी आज की बच्ची थी, इसके खिलाफ ये काम कैसे हुआ। ये होगा असल औरत मार्च, ये होगा असल हया मार्च। ये हया है, ये जिंदगी की हया है। और अगर इसके मुलजिम को अगर हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएं तो जैनब की भी याद ताजा होगी। मैं समझूंगी औरत ने माँ होने का हक अदा किया। आज एक जान होके दिखाए ना, वो जो मर्द जो हमारे महरम, हमारी इज्जतों के लिए खड़े होते हैं। आप देखिए उस घर में इसका बाप मौजूद नहीं था ना, इस बच्ची के साथ क्या हुआ। हम अपने महरमों को छोड़ के और आजादी की बात करते हैं। आज खड़े हो, महरमों को साथ रखो और इस बच्ची को इंसाफ दिलाओ, इसके मुजरिम को खत्म करो। इसको मैं क्या रहूं, 27वीं शब को सारिम बनी ट्रस्ट में न्यूबॉर्न बेबी आ जाती है, क्योंकि वो लड़की है, उसको नहीं, वो जरूरत नहीं है माशरे की। उसके 2 दिन के बाद एक बच्ची आ जाती है। अभी कुछ ख्याल में 4 दिन पहले एक बच्ची आती है जो उकाड़ा की रहने वाली है, एक औरत जो बाजी कहलाई जाती थी, उनकी काम करती थी, सर से गंजा करके पैरों में टूटी हुई चप्पल के साथ उसको रोड पर बिठा दिया गया। वो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा था जो उसको सारिम बनी ट्रस्ट छोड़ के चला गया और सारिम साहब के हाथ आ गई वो, और उसके बाद उन्होंने मेबक शेल्टर में भेज दिया। यानी आज वो बच्ची, आलिया भाभी, एक के बाद एक वाकया है, फहरिस्त तवील। देखो, जब तुमने छेड़ दिया ना, मेरे दिल में इतनी बातें हैं। उसके 2 दिन, अभी पिछले 2 दिन पहले एक बच्ची मेरे पास 6-7 साल की इसलिए आ गई शेल्टर होम में कि माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, बाप मर गया, बच्ची यतीम हो गई, नाना नानी सबने सर से हाथ उठा दिया। ऐसे बेशुमार वाकयात, ऐसे बेशुमार वाकयात दिल दहला देते हैं, दिल दहला देते हैं। आलिया भाभी कहते हैं कि वजूदे जन से तस्वीरें कायनात में, तो औरत को तो सिर्फ औरत होने की सजा है, बच्ची को बच्ची होने की सजा है। और इन्हीं लोगों की बात करूं कि जब हम इनसे बात करते हैं क्या फैमिली प्लानिंग करें, तो उस वक्त भी हमें बहुत सारे मसले हो जाते हैं। एक चीज और बताओ, ये जो लोग बच्चियों को इस तरह तबाह कर रहे हो, छोटे बच्चों को अपने घरों में काम के लिए रख रहे हैं, पिछले दिनों जो एक केस हल किया है उसमें एक 13-14 साल का लड़का रखा था काम के लिए। उस लड़के ने उन्हीं के घर में उन्हीं के पोते को ज्यादती का निशाना बनाया। अस्तगफिरुल्लाह। आलिया साहिबा साथ रहिएगा, ऐसे बहुत से वाकयात दिल दहला देते हैं। वाकई आपने भी दुरुस्त बात की पहले कि अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त हमें मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, वाकयात तो बेशुमार हैं। अब जब इस वाक़े का हम तज़किरा करते हैं कि एक कम सिन मुलाजमा और उसके साथ ऐसा सलूक, मैं चाहता हूँ रहनुमाई कीजिए सुनने वालों की, देखने वालों की, कि हम कहाँ कहाँ कोताही करते चले जा रहे हैं। दीन इस्लाम मुकम्मल दीन सिखाता है कि बच्चों से मोहब्बत करनी है, दर्स देता है शफकत का, लेकिन ऐसे में ये वाक़या। और एक जुमला और मुफ्ती साहब इस पर भी कमेंट कीजिएगा। इन्होंने एक तो ये कि एक छोटी सी बच्ची को मुलाजिम रखा, बदअहदी की, उसके वालिदैन को कहा कि हम खाना देंगे, हम इसका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, हम इसको पढ़ाएंगे। उस मासूम सी बच्ची को, मुफ्ती साहब, उसको पढ़ने का बच्ची को शौक था, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने जुल्म किया उसके साथ में। हम पूरा मुआशरा छोड़ दें, सिर्फ इसी कपल को देख लें, अपने बच्चे को तो इन्होंने गोद में संभाला हुआ है,
पुलिस की कस्टडी में भी है, तो उसको गोद में उठा उठा के आ रहे, सारी दुनिया को बता रहे कि हम पर थोड़ा तरस खाओ, लेकिन उस बच्ची पे इनको तरस नहीं आया। देखें, एक तरफ तो ये पूरे का पूरा वाक़या जुल्म, सफाकियत और बर्बरियत की इंतहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप तवज्जो करें, आप गौर करें, तो ये अखलाकी गिरावट, बर्बरियत, हल्कापन और घटियापन की भी इंतहा है। अंदाज़ा लगाइए कि एक मासूम बच्ची की जान ली जा रही है, हमें तो वो अल्फाज मिल नहीं रहे, तज़करा करते हुए भी हमें हया और शर्म आ रही है। तोते के उड़ाए जाने पर, अरे तोता उड़ गया तो बच्ची की जान ले ली, उसको कत्ल कर दिया, मार मार करके उसको अधमुआ कर दिया और उसकी जान चली गई और मासूम को इस दुनिया से रुखसत कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक परिंदे के उड़ाए जाने पर। यानी एक तरफ तो सूरत हाल ये कि जुल्म, सफाकियत, बर्बरियत वो तो है, लेकिन साथ साथ घटियापन की भी तो इंतहा देखें। फिर जो तस्वीर सामने आई है वो किसी इंटीरियर के इलाके के किसी जाहिल जागीरदार की तस्वीर नहीं है, ये बज़ाहिर पढ़े लिखे कपल की तस्वीर है। ये बाकायदा पॉश एरिया के अंदर और किसी शहर के अंदर रहने वाले कोई ये जंगली कबीले, किसी अफ्रीकी कबीले के कोई ऐसे वहशी दरिंदों का कोई मस्कन नहीं है कि जहां पर ये बच्ची हो, बल्कि ये पढ़ा लिखा एक तरह से जोड़ा है जिसकी ये हालत है। लेकिन मैं जिस नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो एक अहम तरीन बात है और वो है जो हमसे मिस हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है, सूरह बकरा आयत नंबर 179 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। अकल वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में, इंसाफ के निज़ाम में, जस्टिस सिस्टम के अंदर माशरे, समाज और सोसाइटी की हयात और जिंदगानी है। अब आप यहाँ देखें रियासत कहाँ खड़ी है। और जैसा कि आपने कहा कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, सवाल ये बहादुराबाद कराची में चोरी के इल्ज़ाम के साथ कत्ल किया जाने वाला बच्चा, लाहौर के अंदर पंचर की मशीन के ज़रिए से भिखारी के पेट में हवा भर कर के मार डालने वाले कातिल, इसी तरह इंटीरियर के इलाकों में जालिम जागीरदारों के हाथों कत्ल होने वाले किसान बच्चे, डेरा इस्माइल खान में नंगी की जाने वाली लड़की। सवाल ये है कि इनके कातिल, इनके मुजरिम, इनके जालिम दरिंदे कहाँ हैं, रियासत कहाँ है, इनसे क्या बदला लिया गया, इनको कौन सी सजा दी गई। चूंकि जस्टिस सिस्टम कमजोर, अदालती निज़ाम कमजोर, आपके रिपोर्टर बता रहे हैं पुलिस वालों का रवैया वालिदैन के साथ क्या था, जख्मी होने की कहीं दफा डाल रहे, कभी फोन नहीं उठा रहे, कभी मिलने नहीं दिया जा रहा, दबाव डाल रहे, वहां पर मुकदमे के अंदर इस अंदाज की सुस्ती। अब वो प्रेशराइज कर रहे हैं, जो मुतासरा फैमिली होती है मुफ्ती साहब, उसको उसके ऊपर दबाव भी डालते हैं कि अब सुलह कर लो हमारे साथ, ये भी करते हैं। ये अच्छा, आम तौर पर ये बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया, आम तौर पर सुलह कराई जाती है, क्यों? चंद पैसे, टक्के पैसे दे दे करके। मामला ये कि ठीक है, अगर वालिदैन सुलह कर भी लें, वो हमें मालूम होता है ना कि वो सुलह किस तरीके से होती है, प्रेशर किस तरह का होता है, पैसे की लालच किस तरह से होती है। क्यों? गरीब का सबसे बड़ा मजहब भूख है, आटा रोटी। इन्होंने पैसों के लिए, घर के सपोर्ट के लिए 7-8 साल की बच्ची को भेजा हुआ था। अब इनको वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये सारे लालच प्लस प्रेशर ये दिया जाएगा, ये तो सुलह पर आएंगे। लेकिन फिर मेरा वही सवाल, रियासत कहाँ है? ऐसे मुजरिमों और दहशतगर्दों को सजा देने के लिए क्या ये रियासती दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये हुकूमती, सरकारी, कौमी दहशतगर्दी नहीं है? और जब ये कौमी मुजरिम है तो क्यों नहीं इनको सजा दी जाती? मसला ये जितने वाक़यात मैंने आपको गिनवाए, इन सब वाक़यात में हम कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुजरिमों का फॉलो अप नहीं होता, पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा जाता है तो जिस वक्त जज्बात सर्द हो जाते हैं छोड़ दिया जाता है, उनको कैफियत किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, उनको फांसी नहीं दी जाती। ये है असल में मसला। इसी बंदे को जिसने तोते के उड़ाए जाने पर इस बच्ची की जान ली है, इसे फांसी दी जाए और इसको कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए और फौरी तौर पे पहुंचाया जाए और कौम के सामने लाया जाए। ये था ये इसकी तस्वीर, इसने इस तरीके से मारा है तो सारे के सारे मामला दुरुस्त होंगे। और मुफ्ती साहब, इनकी फैमिली, इन लोगों की, इस जोड़े की फैमिली, ये कैसे हो सकता है कि वालिदैन को पता नहीं चल रहा कि उनका बच्चा इस कदर तशद्दुद पे आमादा है कि वो इतनी छोटी सी बच्ची को मुलाजिम बनाए हुए मार पीट रहे हैं? ये हो कैसे गया, समझने से ना अक्ल कासिर है।
देखिए ये तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी हैं। मैं माजरत के साथ खुद वालिदैन को भी एक दर्जे का कसूरवार कहूंगा कि उनको इतनी छोटी सी बच्ची को भेजना ये मुनासिब नहीं। फिर वो रिश्तेदार कौन है जो लेकर के गया और ईद पर लेकर के भी नहीं आया, जो उसका पूरा कस्टडी और ख्याल भी नहीं रखता। अच्छा ये वाक़यात हो गए, और असल मुजरिम वही जो घर का मालिक। देखिए मैं आपको बताऊं होता क्या है, हमने देखा सऊदीया के अंदर जब कोई कत्ल होता है तो उसके बाद चाहे कितना ही अरसा गुजर जाए, जल्लाद जब उसकी गर्दन उड़ाता है ना तो मैदान में एक पर्चा पड़ा जाता है, मुअर्रखा फलां, तारीख फलां, फलां टाइम को इस बंदे ने इस फलां को, बच्चे को, बच्ची को, माँ को, बूढ़े को, जवान को, मर्द को, औरत को कत्ल किया था। आज उसके बदले के अंदर कुरान का फैसला इसको भी सरकलम किया जा रहा है। क्या है कराइम की शरह वहां पर? ये अल्लाह का कानून है। खून के बदले खून, जुल्म के बदले के अंदर उसको सजा तक पहुंचाना, कैफरे किरदार तक पहुंचाना। आज आपने फॉलो अप किया है, मैं आपको दावे से कहता हूं, आप मीडिया आगे चल के और दूसरे मसाइल, ये केस कहां पहुंचेगा, इसका अंजाम मैं आज पेशन गोई कर रहा हूं, सवाए सुलह, चंद टक्के पैसे और कुछ ही दिनों के बाद ऐसा माजी में हुआ है, जुल्म की वो दास्तान ऐसा माजी में हुआ है, इसलिए आप भी कह रहे हैं। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, आले साहिबा आप साथ मौजूद थी आप, और इस वाकई जुल्म की दास्तानें रकम होती चली आई हैं लेकिन ये रुकनी होंगी। और यहाँ पर हम ये भी कह देते हैं कि हम किस मुंह से आज अल्लाह से कहें कि टिड्डियों का हमला पाकिस्तान पर क्यों, हम किस मुंह से कहें कोरोना यहाँ पर क्यों, जो जुल्म हो रहा है उस पर हम जब खामोश रहते हैं तो फिर ये तो होता है। ये तो हमने इस वाक़े का जिक्र किया। वक्त तेजी से सिरक रहा है लेकिन हमारे पास एक फुटेज है वो हम आपको दिखा देते हैं। कराची का इलाका लियारी खड्डा मार्केट, यहाँ पर इमारत गिरी थी, इसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। इसमें ये देखा जा सकता है कि अचानक रिहायशी इमारत गिरती है, फिर गली में मौजूद लोग भगदड़ मच जाती है, वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। हम इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके सामने कर देते हैं कि ये उस मोमेंट की है, ये उन लम्हात की है जब एक इमारत धड़ाम से ज़मीं बोस हो जाती है, ढह जाती है, गिर जाती है, और फिर गली में क्या मनाजिर होते हैं, फिर इलाके में जो लोग इकट्ठा हैं, फिर होता क्या है वहाँ पर। आप देख सकते हैं कि इसमें फुटेज में देखा जा सकता है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जो कंक्रीट और धूल मट्टी है उसके ज़र्रात यहाँ पर देखे जा सकते हैं एकदम से जब लोग भागना शुरू करते हैं खौफ की हालत में। ये उसी मोमेंट का है, ये उसी लम्हे की बात है कि जब ये इमारत गिरी। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे होगी मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।